लीनियर अलजेब्रा के 1000 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में ये लेक्चर 3 है और इसको हमने लेक्चर 2 तक कर लिया है जिसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक लास्ट लेक्चर में 22 यहाँ तक हो चुका था। 27 से स्टार्ट करना है हमें, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं इसके 2 पार्टीशन कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। तो ये कर लिया है मैंने। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में इन द मैट्रिक्स इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये हो गया था 27 चेक करना है मुझे। Which of the following statement is are wrong? The trace of the matrix is defined by TR A equal to A11 plus A22। यहाँ पर कहा है A11 plus A22 यानी कि इसका डायगोनल सम है। ट्रेस ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज, यहाँ पर पूछा गया है इज आर रॉन्ग, कौन कौन से रॉन्ग हो सकते हैं। तो ट्रेस ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ फिक्स नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है क्योंकि ट्रेस ऑफ I2 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका ट्रेस 2 होता है आपका। और इसका ट्रेस आपका 2 हो जाएगा और I3 का 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कोई फिक्स्ड नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये बात आपकी रोंग हो जाती है। ट्रेस ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इक्वल टू द सम ऑफ देयर ट्रेसेस। ट्रेस ऑफ sum of two matrices is equal to trace of A plus trace of B, यानी कि कह सकते हैं कि सम ऑफ टू मैट्रिसेस का जो ट्रेस है वो इंडिविजुअल सम के इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। ट्रेस ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स इज सम मल्टीपल ऑफ इट्स ऑर्डर। तो अगर हम कोई एक 3 by 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं बी बी बी, तो इसका जो ट्रेस है, क्योंकि ये इसका ऑर्डर 3 टाइम्स यहाँ पर 3 है, और यहाँ से आप बी आउटसाइड ले लेंगे, फिर यहाँ से बी आउटसाइड ले लेंगे, तो यहाँ पर जो इसका ट्रेस है, सॉरी आउटसाइड लेने की जरूरत नहीं, ट्रेस क्या हो जाएगा, जितने ऑर्डर है उतने टाइम से रिपीट हुआ है बी, तो उतने ही टाइम्स यानी कि एन टाइम्स है, तो एन टाइम्स बी, यहाँ पर 3 है तो 3 टाइम्स बी, यानी कि ऑर्डर का मल्टीपल हो जाता है। ट्रेस ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स इज सम मल्टीपल ऑफ इट्स ऑर्डर। और यहाँ पर कहा गया है ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, यानी कि ट्रेस कम्यूट कर जाता है। तो ये बात भी आपकी सही है। तो इसमें जो ऑप्शंस गलत था वो सिर्फ ऑप्शंस ए है, तो यही हमसे पूछा गया इज आर रॉन्ग, तो यही वाला हमारा राइट चॉइस होगा, और ये सारे हमारे लिए राइट चॉइसेस नहीं होंगे। आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिसेस मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू दिस 5 and 1, इसकी जो आइगन वैल्यू है 5 और 1 है। व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिसेस मैट्रिक्स एक्स स्क्वेयर, एस स्क्वेयर के आइगन वैल्यूज क्या होगी। अगर लैम्डा अगर लैम्डा ए का आइगन वैल्यू है तो लैम्डा स्क्वेयर ए स्क्वेयर का आइगन वैल्यू होगा, और ऐसे ही ए रेस टू द पावर एन, इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो लैम्डा एन होगी। तो अगर एस के आइगन वैल्यूज यहाँ पर 5 और 1 है, ये एस के आइगन वैल्यूज हैं 5 और 1, तो एस स्क्वेयर के जो आइगन वैल्यूज होंगी यहाँ पर 25 और 1 होगी। तो यहाँ पर 25 और 1 ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। इफ ए इज नॉन स्केलर नॉन आइडेंटिटी आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, तो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वेयर इक्वल टू ए
of order greater than equal to 2, then minimal polynomial MAX. M stand for minimal polynomial, A for matrix A. तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, अगर हम ये मान ले इफ ए सेटिस्फाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय केलर हैमिल्टन थ्योरम, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स आप कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा, और यही इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि ये भी लीनियर में है और ये भी लीनियर में है, तो यही इसका राइट चॉइस होगा। इफ ए इज नॉन स्केलर नॉन आइडेंटिटी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अगर ए कोई नॉन स्केलर नॉन आइडेंटिटी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन मिनिमल पॉलिनोमियल, यहाँ पर फिर से मिनिमल पॉलिनोमियल पूछा गया है, तो फिर से अगर हम यही मान ले कि अगर ए सेटिस्फाई करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो एक बार जुड़ जाएगा और एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और दोनों ही लीनियर में है, तो यही इसका मिनिमल पॉलिनोमियल भी हो जाएगा। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था, ऑल द फोर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स P आर नॉन जीरो, ये सारी की सारी एंट्रीज नॉन जीरो हैं, एंड वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज जीरो, और इसकी एक आइगन वैल्यू जीरो है, तो इसकी अगर एक आइगन वैल्यू जीरो है तो सिंपल सी बात है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होगा ही होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पर आइगन वैल्यू और डिटर्मिनेंट को रिलेट करके यहाँ पर ऑप्शंस जनरेट करे गए हैं, तो P1 P2 इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि डायगोनल और एंटी डायगोनल का जब सब्ट्रैक्शन किया इक्वल टू 1, जबकि हमें पता है इस तरह से जो मिलेगा, यानी कि ऐसे और ऐसे क्रॉस से जो मिलेगा वो इसका डिटर्मिनेंट होगा, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक आइगन वैल्यू 0 है, क्योंकि सारे आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट होता है। इफ a इक्वल टू दिस, देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a रेज़ टू द पावर 20 इज, यहाँ पर वैसे मैंने यहाँ पर केस की बाय मिस्टेक लिख दी है, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया अगर a यहाँ पर ये है, तो a रेज़ टू द पावर 200 अगर आप करेंगे और उसको निकालेंगे और फिर उसके एलिमेंट्स का सम करेंगे, तो ये आपके लिए या मेरे लिए या किसी भी के लिए भी अगर कंप्यूटर नहीं है तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हो जाता है अगर हम इसको इसी तरह से प्रोसीड करेंगे, तो कोई ना कोई इसकी शॉर्ट की जरूर होगी अगर ये एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके रो का सम कितना है, रो सम कितना है, 2 माइनस 2 1, ये 0 हो गया, ऐसे ये भी 0 हो गया 1, और ये क्या हो जाता है 1 3 1, ये सारे लाइक फ्रैक्शन है, तो 1 3 4 5, ये भी इसका रो सम 1 हो गया। इसका कॉलम सम देख लेते हैं, 2 5 7 प्लस दिस, यहां से 7 आ रहा है, माइनस 7 प्लस दिस, तो यहां से आप देख सकते हैं कि 7 प्लस 1/5 और माइनस 7 प्लस 3/5 और यहाँ 2 प्लस 1/5, तो यहाँ से आपका रिजल्ट मिलेगा 36/5, यहाँ से मिलेगा 35 प्लस 3 यानी कि माइनस 32/5, और यहाँ 5 टू ज 10 और 1 11/5। तो यहाँ पर कॉलम सम तो सेम नहीं है लेकिन रो सम यहाँ पर सेम है।
तो जब रो सम सेम है तो आप इसमें एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या थ्योरम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कि अगर कोई मैट्रिक्स का रो सम या कॉलम सम अगर सेम होता है ईच रो का, तो उसके इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का जो रो वाइज सम होगा वो उसी पावर से जनरेट होगा। तो फर्स्ट रो सम कितना है हमारे पास 1, ऐसे ही सेकंड रो का क्या है 1 और थर्ड रो का क्या है 1। अब जो मैट्रिक्स ए रेज टू द पावर 200 पूछा गया है, इसका पावर कर देंगे 200, इसका भी पावर 200, इसका भी पावर 200, यानी कि जो रो सम है उसकी इंटीग्रल पावर आप कर दीजिए तो वो उसका एलिमेंट सम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तीनों रो को प्लस करने पर 1 आ रहा है, सॉरी फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स को सम करने पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 लिया, ऐसे ही इसको भी बनाया तो यहाँ पर भी 1 लिया और इसको भी बनाया तो भी हमने 1 लिया। और ये थ्योरम हम तभी लगा सकते हैं जब तीनों यानी कि जितने भी रोज हैं या जितने भी कॉलम्स हैं, कॉलम सम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का 1 रेज टू द पावर 201, ऐसे यहाँ पर 1 और यहाँ से भी 1, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, द ट्रांसपोज ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नीड नॉट बी सिमेट्रिक। ट्रांसपोज ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स सभी जानते हैं कि सिमेट्रिक होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर हम इसका फिर से ट्रांसपोज ले लें तो क्या होगा ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो उसका ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होता है, और लेकिन यहाँ पर लिखा है नीड नॉट बी, तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए गलत हो जाता है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी प्लस बी ए मस्ट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात इसकी सही है, देखते हैं कैसे सही है। ए बी प्लस बी ए, इसका ट्रांसपोज चेक कर लेते हैं वो क्या आएगा। तो सम है और मैंने बताया था ट्रांसपोज में जो सम होता है, सम का ट्रांसपोज वो इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के इक्वल हो जाता है। तो ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, और यहाँ पर सोक्सूस प्रॉपर्टी फॉलो होगी, यानी कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस फिर यहाँ पर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और ए और बी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो यहाँ पर बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ऐसे यहाँ पर ए बी हो जाएगा। तो ये जो गिवन था ए बी प्लस बी ए वो यहाँ पर फिर से आ गया है ए बी प्लस बी ए, यानी कि उसके ट्रांसपोज खुद उसी के इक्वल आ गया है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ऐसे इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बात भी इसकी सही है कि जो इंटीग्रल पावर्स होती हैं उससे भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से जनरेट्स होते हैं। अगर कोई ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटीग्रल पावर यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि n टाइम्स अगर मैं ले लूं और फिर उसका मैं ट्रांसपोज करूं, सॉरी अगर मैंने इसको n टाइम्स लिया तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस पर ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये n टाइम्स आएंगे जितने टाइम्स यहाँ पर थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये n टाइम्स रिपीट हुए हैं तो ए ट्रांसपोज रेज टू द पावर n। तो यहाँ पर वही बात आ गई है कि इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए आर ऑल इंटीग्रल पावर। तो यहाँ पर इंटीग्रल पावर यानी कि ए रेज टू द पावर n ट्रांसपोज, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था ए रेज टू द पावर n ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ पर आना चाहिए ए n, तभी हम इसको सिमेट्रिक कह सकते हैं। और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है क्योंकि मैट्रिक्स क्या था सिमेट्रिक था, तो यहाँ पर देखिए ए रेज टू द पावर n आ चुका है,
तो ये भी हमारा ट्रू हो जाता है। इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश, यानी कि ये डैश मतलब ट्रांसपोज, इज ऑलवेज सिमेट्रिक, तो ये बात भी हमारी सही है। ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यहां से क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज फिर से मिल जाता है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी सी डी इसकी करेक्ट की होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है द लीनियर ऑपरेटर एल एक्स इज डिफाइंड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट एल एक्स इक्वल टू बी क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस प्रोडक्ट एक्स वेयर बी इक्वल टू 0 1 0 ट्रांसपोज, यानी कि इसको कॉलम वाइज लिख सकते हैं, एंड एक्स इक्वल टू, ये भी कॉलम वाइज जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आर थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स। द 3 by 3 मैट्रिक्स एम ऑफ दिस ऑपरेटर सेटिस्फाई दिस। जो 3 by 3 मैट्रिक्स है वो इस रिलेशन को होल्ड कर रहा है। तो आपसे पूछा गया देन द आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर, तो m के आइगन वैल्यूज आपसे पूछी गई है। तो हम अगर m मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं किसी तरह से, तो उसके आइगन वैल्यूज तो कोई भी निकाल लेगा, क्योंकि जहां यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल है तो m भी यहाँ पर मैक्सिमम 3 डायमेंशनल का ही आएगा। तो और 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स की, यानी कि 3 by 3 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालना कोई हार्ड वर्क नहीं है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा मोटिव होगा m को इवेल्युएट करना। यहाँ पर हम m को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा m क्या है, किस तरह से वो दिखता है। अगर उसमें कोई स्पेशल गुण है तो वो भी उसका हम चेक करेंगे, स्पेशल प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले m निकाल लेते हैं। तो एल एक्स, यहाँ पर क्योंकि ये जो लीनियर ऑपरेटर है R3 से R3 पर डिफाइन होगा, ये अंडरस्टूड है। तो R3 का मैं एक एलिमेंट लिख लेता हूं जो बेसिस का एलिमेंट होगा 1 0 0। तो 1 0 0 यहां पर किस तरह से डिफाइन है, B का क्रॉस प्रोडक्ट X के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, I J K और B क्या है, 0 1 0 0 1 0, और एक हमने जो x लिया है यहाँ पर, जो यहाँ पर दे रखा है x, हमने पहला x ले लिया है, यानी कि एलिमेंट ले लिया है 1 1 0 0। तो अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए i के साथ जब लेंगे तो ये 0, ये भी 0, तो j के साथ लेंगे तो ये और ये 0 है, फिर ये और ये भी 0 है, तो इसके साथ भी 0 हो जाएगा। k के साथ लेंगे तो ये 0 है, लेकिन यहाँ पर ये -1 आ जाएगा, तो k का क्या हो जाएगा, 0 0 -1, यानी कि m की जो हमें फर्स्ट रो है वो एक तरह से मिल गई है। ऐसे ही अब सेकंड के लिए करेंगे, आई जे के सेकंड रो के लिए करेंगे 0 1 0 बी हो गया, और एक एलिमेंट और चूज कर लेंगे। यहाँ पर जैसे चूज किया था 0 1 0 सेकंड एलिमेंट R3 के बेसिस का, पहला होता है 1 0 0 ऑर्डर्ड बेसिस, फिर 0 1 0 और थर्ड 0 0 1 हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इसका देखेंगे तो क्या होगा, आई जब आई के करस्पॉन्ड लेंगे तो ये 0 जे के करस्पॉन्ड लेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, के करस्पॉन्ड लेंगे इससे जनरेट 0, यहाँ से भी जनरेट 0, तो यहाँ पर होगा 0 0 1 सॉरी 0 0 0। तो यहाँ पर सेकंड हमें मिल चुका है, सेकंड रोज भी। अब हम थर्ड रो फाइंड करेंगे m के लिए। तो पहला था आई जे के, सॉरी मेरा डिजिटल पेन ऑटो वर्क कर रहा है, स्टॉप कैसे होगा, ये स्टॉप नहीं हो रहा है भाई। तो अब ये स्टॉप हो गया है, तो हमें लेना है आई जे के, और यहाँ पर था 0 1 0, और जो थर्ड हमने यहाँ पर लिया वो ये हुआ। अब इसका देखेंगे
तो जब आई के करस्पॉन्ड लेंगे तो ये 1, आई के साथ 1 आया, जे के साथ लेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो जे में कुछ नहीं आएगा, के में देखेंगे 0 0, तो वहां से भी कुछ नहीं मिलेगा, तो सिर्फ आई के साथ आएगा 1 0 0, तो थर्ड रो हमारी ये होगी। अब मैं इन तीनों को एक जगह लिख लेता हूं साफ से। तो पहले है 0 0 -1, 0 0 -1, सेकेंड रो थी हमारी 0 0 0, और थर्ड रो हमारी ये है 1 0 0। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स एम मिल गया है, और यहाँ पर देखिए सारे एलिमेंट्स 0 हैं सिवाय इसके, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यानी कि उसका अपोजिट है, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर फॉर्म हो गई, रियल स्क्यू सिमेट्रिक। और हम जानते हैं कि रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या तो 0 होती हैं, अदरवाइज प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी यानी कि आई और माइनस आई, क्योंकि अगर इसकी जो आइगन वैल्यू हैं अगर वो प्योरली इमेजिनरी हैं और कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज जो होती हैं वो पेयर में आती है, तो वो इस तरह से होगी। और यहाँ पर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो वो 0 है। कैसे? इससे 0, इससे 0, और -1 से जब चेक करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0, यानी कि एक आइगन वैल्यू 0 कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो आइगन वैल्यूज हैं वो 1 और -1 है, और हमें अभी मैंने आपको इस स्टेटमेंट थ्योरम की पढ़ के बताई थी कि जो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या तो 0 होंगे या प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ से ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये ऑप्शंस भी डिस्कार्ड, यहाँ से भी ये ऑप्शन डिस्कार्ड, क्योंकि 1 है, यहाँ पर ये ट्रू होगा। तो इस तरह से हमने इसको करेक्ट ऑप्शंस को आइडेंटिफाई किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट्री ऑपरेशन? कौन सा नीचे दिया गया एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं है? इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, तो ये बात तो सही है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रो, वो भी हम करते हैं। या कॉलम बाय एनी रियल नंबर, यहां पर ये देखिए एनी रियल नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर एनी रियल नंबर हम 0 से नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये वाली बात हमारी गलत हो जाती है, इज नॉट एन एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो ये हमारे लिए राइट चॉइस होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? द एडिशन ऑफ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन रो टू अनदर ये तो करते ही हैं, तो ये तो सही बात होगी, तो हमारे लिए डिजायर्ड नहीं होगा। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रो और कॉलम बाय एनी नॉन जीरो नंबर, ये बात भी सही है, तो ये भी डिजायर्ड नहीं है, तो इसका जो की होगा वो बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए? ए मस्ट बी स्क्वायर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, तो ये सही है। यहां पर कहा है ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन 0, यानी कि आई ग्रेटर देन 0 मतलब जो डायगनल से नीचे के एलिमेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे 1 पर जाएंगे तो आई की वैल्यू जब 1 होगी यानी कि फर्स्ट रो होगी, तो वहां पर इस तरह से एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर आपका चाहे 0 हो चाहे 1 हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 2 आएगा और उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा तो यहाँ पर जे का वैल्यू 1 हो जाएगा, जो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम उसका जो फर्स्ट यहाँ पर जे होगा वो लेस देन हो जाएगा, तो यहाँ पर वो सारे के सारे 0 होंगे अपर ट्रायंगुलर के लिए, तो ये वाली बात भी सही है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एलिमेंट ए आई जे नॉन जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे, यानी कि जो मेन डायगोनल है उससे ऊपर के ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे 0, यहाँ पर कुछ नॉन जीरो भी हो सकते हैं और कुछ जीरोज भी हो सकते हैं, सारे जीरोज नहीं हो सकते हैं, तो ये बात भी सही है। तो जो
लास्ट बची है वही बात गलत होगी जो हमारे लिए डिजायर्ड होगी। द एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर नेसेसरली जीरो। ये जरूरी नहीं है कि मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो यही बात हमारी डिजायर्ड है, तो इसका की डी होगा। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप उसका पूरा कॉन्सेप्ट या कौन सी चीजें किस साइंटिस्ट या उसका भी थोड़ा रिलेशन हमने यहाँ पर डाल दिया है ताकि आपको याद रहे कि क्या है। यहाँ पर क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन की टेक्निक किससे एसोसिएटेड है? आनंद, कैले, क्रैमर, दासगुप्ता। तो कैले थ्योरम वो आप जानते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को बताता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को नहीं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं, और सभी ने 12th क्लास में करा भी होगा क्रैमर रूल। हु इज एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स थ्योरी? कौन मैट्रिक्स थ्योरी से एसोसिएटेड है? बी एन सिंह, कॉची। कॉची तो रियल एनालिसिस में है। रामानुजन नंबर्स थ्योरी, तो ये हैमिल्टन, कैले हैमिल्टन थ्योरम तो आप पढ़ते भी हैं, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। is are correct, which of the following is are correct? If A is orthogonal matrix, then A is non-singular and A inverse equal to A transpose। अगर A orthogonal matrix होता है तो वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ऑटोमेटिक करता ही है बाय द डेफिनेशन। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, और दोनों साइड आप अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ पर यही दिया गया है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, तो ये करेक्ट है। फिर यहाँ पर कहा गया है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये भी ट्रू है। आप चेक कर सकते हैं कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेकर, जैसे कि 1 0 0 1, यहाँ पर इसके चेक कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट 1 ही आएगा। ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इधर दोनों साइड ट्रांसपोज ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, जैसे कि ए इनवर्स ए, सॉरी मैं दोबारा से लिख लेता हूं, ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। दोनों साइड फिर से ट्रांसपोज ले लेता हूं मैं, ये डबल ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये तो ए हो जाएगा। और आपको पता है ट्रांसपोज करो और बाद में इनवर्स करो, या पहले इनवर्स करो बाद में ट्रांसपोज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए इनवर्स ये यहां पर ये हुआ, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इनवर्स पार्ट होता है इस साइड उसका ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज था, तो इधर डबल ट्रांसपोज, यानी कि ए का वैल्यू है। तो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता है। नन ऑफ दिस, यही एक हमारे लिए गलत है, यानी कि इसकी जो चॉइसेस होंगी करेक्ट आंसर की ए बी सी तीनों होगी। नेक्स्ट में पूछा गया है, मार्क द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक की करेक्ट डेफिनेशन क्या है उसको मार्क करना है। तो आप देख सकते हैं हम इस तरह से लीनियर अलजेब्रा के एमसीक्यू की हेल्प से रैंक तक प्रोसीड कर चुके हैं। तो अच्छा वे होता है एमसीक्यू, और रिवाइज करने का भी तरीका फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है रैंक की डेफिनेशन, a number R is said to be the rank of the matrix A if every minor of the matrix R plus 1 vanish। एक नंबर R को रैंक कहेंगे अगर उसके हर एक अपर माइनर का जो डिटर्मिनेंट है वो वैनिश हो जाए। तो ऐसा बात सही है नहीं, तो जो ऑर्डर आर का है
अपर के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर आर का है अगर वही वैनिश हो जाए और अपर के लिए वो वेनिसेस है तो भी हम उसको रैंक नहीं कह सकते। अ नंबर आर, बी पार्ट में देखिए, अ नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वेनिस। यहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया है कि एक नंबर आर को रैंक कहेंगे अगर उसी ऑर्डर का कोई एक सब मैट्रिक्स मिल जाए जिसका डिटर्मिनांट नॉन जीरो हो। और हो सकता है हमें एक तो सब मैट्रिक्स मिल जाए लेकिन उससे ऊपर के जो मैट्रिसेस होंगे अपर सब मैट्रिक्स कह सकते हैं, वो हो सकता है कोई नॉन जीरो हो, तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में इसी में कहा है number r is said to be the rank of the matrix A if there exists at least one minor of order r which does not vanish and every minor of order r plus one vanishes। तो यहाँ पर कहा गया है कि r ऑर्डर का जो माइनर है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो और उससे ऊपर के सारे जो मैट्रिसेस होंगे उनका डिटर्मिनेंट जीरो है। तो यही रैंक की डेफिनेशन है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि रैंक जो होता है वो लार्जेस्ट लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर होता है, लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर। और डी ऑप्शंस में क्या गलत बात है वो आप अब पता चली जाएगी। अ नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी आर बाय आर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज नॉन जीरो। और आर का तो चाहे यहाँ पर कहा है कि आर का नॉन जीरो हो, लेकिन अपर की बात नहीं करी, हो सकता है अपर का भी किसी का नॉन जीरो हो, तब हम इसको रैंक नहीं कह सकते। तो हमारी जो राइट चॉइस होगा वो ऑप्शन सी होगा।